हेलो। चालू है नहीं है? देखो भाई, चैप्टर में पढ़ने के लिए अच्छे खासे पेजेस हैं। जहां से आया हुआ एरिया या पोटेंशियल एरिया जहां से क्वेश्चन आता है, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। इनिशियल में बताई जाने वाली बात है हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ी थी, और उससे पहले दूसरी जगह पर भी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। जैसे ये जो इंट्रो लिखा है उसमें लिखा है ऑल प्लांट सेल्स डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट, सबके सब फर्टिलाइज एग से बनते हैं, सच है। इसलिए जीनोटिपिकली सारे सही होते हैं। जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट लगता है। ठीक है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते कि एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ और उसके बाद प्लांट नया बना। क्लियर? तो यानी हमने जो ऑब्जर्व किया वो एक से कई सारे सेल एम्ब्रियो मतलब ग्रोथ हुई, और एम्ब्रियो से फिर डिफरेंट प्लांट ऑर्गन भी बन गए, यानी आगे डिफरेंशिएशन भी हुआ। ये कहलाता है डेवलपमेंट। इसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। तो इतने बड़े हिस्से को हमने यहां से यहां निपटा दिया और एक लाइन में खत्म कर दिया। राइट? ऐसे ये लिखते हैं जाइगोट, जाइगोट से आगे बना एम्ब्रियो, यहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, और एम्ब्रियो बनाते तक मैं कहता हूं दो चीज हुई। एक हुआ सेल डिवीजन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग हियर ग्रोथ, वो ग्रोथ को प्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी चीज होगी यहां पे सेल डिफरेंशिएशन। सुनो, एक इवेंट तो ग्रोथ हो गया, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो होता है, यानी ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन जो होता है, उससे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। राइट? ऐसी चीज हम यहां पे बता सकते हैं। अगली बात भी कुछ है, हम इतने पे रुके नहीं थे, यहां पे कुछ और भी है बताने के लिए। वो कहते हैं कि प्लांट की लाइफ में कई सारे फेजेस आते हैं। प्लांट की लाइफ में कई सारे फेजेस आते हैं। जैसे वो कहते हैं कि दैट प्लांट की लाइफ के अंदर आने वाले फेजेस को पढ़ने के लिए उनका कहना है, इन अ टिपिकल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, उसको हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है। लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, उसको हिस्सों में बांटते हैं। कौन से हिस्से हैं?
तो कहते हैं भैया पहला हिस्सा होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव। लोगों ने इसे जुवेनाइल भी लिखा है, जिस समय प्लांट को खाने पीने से फुर्सत नहीं, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, ये चीजें ज्यादा होती हैं। ध्यान देना बेटा, कहीं ना कहीं हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे। दूसरी इवेंट होती है रिप्रोडक्टिव। अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो रिप्रोडक्टिव का मतलब होगा कौन सा इवेंट? फ्लावरिंग। यहां पे फूड प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीड प्रोडक्शन, ठीक है। और आगे उम्र ढल गई है, उसमें प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, सेनेसेंस। ऐसे ये इवेंट्स हैं, तो इनके बारे में समझ लो, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और ये सेनेसेंस। तो बात केवल इतनी सी थी और इतनी बड़ी खींच दी कि भाई यहां से यहां तक जो ये इवेंट आ रहे हैं ना, ये इवेंट भी डेवलपमेंट का ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। समझ गया मैं? तो किसी व्यक्ति की जब लाइफ के इवेंट है, तो एज जब बढ़ रही थी प्लांट की, तो उससे भी क्या बोलोगे? डेवलपमेंट। एज के साथ होने वाले चेंजेस किस में इंक्लूड होंगे? डेवलपमेंट में। मतलब बुढ़ापा आना भी क्या है? एक दिन मर जाना भी डेवलपमेंट ही होता होगा। क्लियर? तो यानी आप ऐसे ही इसे मेंशन कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन अमंग फेजेस। इन पूरे फेजेस के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, दैट ट्रांजिशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ये भी डेवलपमेंट ही है। तब किसी ने कहा कि प्लांट के अंदर सबसे पहला जो लाइफ इवेंट होता है, फर्स्ट लाइफ इवेंट इन प्लांट लाइफ, वो होता है सीड जर्मिनेशन। वो सीड जर्मिनेशन होगा। लो जी, फर्स्ट इवेंट क्वेश्चन बनता है ये तो। हाँ, उसके बाद तो सेनेसेंस आ रहा है ना, कैसे कर लूं? हाँ, तो ये एक अलग बात है कि घुमा फिरा के सारी चीजें साइकिल में है, तो कहीं से भी पहला बोल दो, लेकिन ऐसा तो कहना ठीक नहीं है ना। ये तो वही वाली बात है कि तुम बोल रहे हो सर ये नहीं बोल सकते कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा। मुर्गी, मुर्गी। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है, हम कहीं से भी चालू कर सकते थे, लेकिन भाई सीड जर्मिनेट करेगा तो हमने प्रोग्रेसिव चीजें बताई है ना, एक के बाद एक। डन। डायग्राम है एनसीईआरटी का पहला, जिसके अंदर उन्होंने एक सीड का जर्मिनेशन बताया, जिसे हम लोग कहते हैं एपिगियल जर्मिनेशन। मतलब देख, कॉटिलेडन्स जो हैं, यहां कॉटिलेडन्स अबव द सरफेस हैं, अबव द सॉइल सरफेस, वो सॉइल सरफेस से ऊपर निकल आए हैं। इस तरीके के जर्मिनेशन को लिखा जाता है
एपिगियल जर्मिनेशन। अगर नहीं आते ऊपर तो उसे बोलते हैं हाइपोगियल, हमें नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल कौन है? बीन। कोई पूछे बीन में जर्मिनेशन कैसा हुआ, तो आंसर देना एपिगियल जर्मिनेशन हुआ। एंड दिस इज वेल नोन फैक्ट टू अस। जब हम लोगों ने सीड के बारे में पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो बोला है कि सीड जर्मिनेट फेवरेबल सीजन में होता है, और अगर फेवरेबल सीजन नहीं हो तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, तो उसके इवेंट को क्या बोलते हैं? क्विसेंस। नंबर दूसरा, अगर क्विसेंस है तो ठीक, नहीं तो सीड खुद भी जर्मिनेट न करना चाहे तो उसे क्या बोला था? डॉर्मेंसी। क्लियर? वो डॉर्मेंसी कहलाती है। तो इसका मतलब है कि दैट देयर आर सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट विल डिसाइड द सीड जर्मिनेशन। डेवलपमेंट में सब आता है, सीड का जर्मिनेट करना, एम्ब्रियो का बनना, सब आता है। तो अगर सीड जर्मिनेट ना हो पाए तो मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो यही कहेंगे कि डेवलपमेंट में एक्सटर्नल इंटरनल सारे फैक्टर ने रोल प्ले किया। Germination of seed to a plant, अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये भी डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गई, ठीक है, समझ गए? ये डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गई। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड कब होगा, डिपेंड्स ऑन, नीचे की लाइन नहीं, इंटरनल फैक्टर्स if seed doesn't germinate due to internal factors, तो उसका मतलब होता है यहां कैसी चीज आ चुकी है? डॉर्मेंसी। अगर एक्सटर्नल फैक्टर के कारण सीड जर्मिनेट न करे, ये लिखने की जरूरत थोड़ा ना पड़ेगी कि किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हम सीधे उड़ा देंगे भाई, सीधे निपटाइए, हटाइए बीच में से। फालतू में एक ही चीज बार बार दे देते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, क्यों दी पता नहीं, फिर बोलते हैं हमने सिलेबस रैशनलाइज किया, खाक किया है। If seed fails to germinate, wait, एक मिनट, seed germinates in favorable conditions, सीड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है, ठीक है? When such conditions are unavailable, seeds exhibit quiescence। आप कह सकते हो कि वो कौन सी स्टेज में चला जाएगा? अरे इन सस्पेंडेड डेवलपमेंट या सस्पेंडेड स्टेज, चुपचाप पड़ा रहेगा, इनएक्टिव टाइप्स। चलो ग्रोथ पढ़ेंगे, ग्रोथ।
राइट, हो गए। चलो भाई, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोथ तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन करेक्टर है। मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा अनकॉमन सी बात नहीं है कि ग्रोथ क्या होती है। एवरीवन नोज दिस कि ग्रोथ किसे कहेंगे। तो देखिए, ग्रोथ अ कंस्पीक्वस कैरेक्टर ऑफ लिविंग, मतलब ऐसा कैरेक्टर जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता हो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। और कैसी होती है तो वो भी जानो कि ग्रोथ के कैरेक्टर्स जब पढ़े जाते हैं तो फर्स्ट, इरिवर्सिबल, परमानेंट, इंक्रीज को हम लोग ग्रोथ इंडिकेट करते हैं। किसका इंक्रीज, अभी वो आएगा, बताता हूं कि नेक्स्ट टू दिस इट इज इंट्रिंसिक, मतलब अंदर से होने वाली। ऐसा नहीं कि बाहर से वजन बढ़ा लिया तो ग्रोथ हो गई। दो जैकेट पहन ली, एक स्वेटर पहना हुआ है, बोला भाई देखो मैं मोटा हो गया, ठीक है। अभी स्वेटर उतरेगा, जैकेट जाएगा तो वापस कैसे हो जाएगा, दुबला। तो यानी ऐसा चेंज नहीं। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से प्रोटोप्लाज्म के बढ़ने की बात हो रही है, इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक जब होगा ना तो एक बात तो साफ है, इसका मतलब है कि सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, उसके बगैर नहीं। इंट्रिंसिक है तो मतलब आप कहते हो रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म, रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। ये सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है एनाबॉलिज्म माइनस कैटाबॉलिज्म। मुझे समझ में आ रहा है कि एनाबॉलिज्म जो है कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होना चाहिए, बात समझ में आई। और जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर वो लिखते हुए बढ़ते हैं आगे, एनाबॉलिज्म सिंथेसिस बिल्डिंग अप ऑफ कंपाउंड, आगे लिखते हैं इन्वॉल्व्स एनर्जी। एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगती है, और जब उसमें एनर्जी लगती है तो इसका मतलब है ग्रोथ में भी एनर्जी लगेगी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मैंने 5 कैरेक्टर लिखे हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए बिलोंग करते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए लगेंगे। अब जो कैरेक्टर लिखूंगा वो लिखूंगा सिर्फ किसके लिए, प्लांट के लिए। अब जो कैरेक्टर है वो सिर्फ प्लांट के लिए है, एनिमल के लिए अलग हो जाती है बातें। तो ग्रोथ इन प्लांट्स जब हमने मेंशन किया, तो ग्रोथ इन प्लांट्स जब हम लोग मेंशन करते हैं तो मैं कहता हूं इट इज लोकलाइज्ड, दूसरा इट इज ओपन, और एक मिनट, मोस्टली ओपन और इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब समझते हो ना, इनडेफिनाइट। ये जो दोनों वर्ड जोड़े हैं मैंने, सिक्स्थ और सेवंथ कैरेक्टर, अब प्लांट के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कैरेक्टर लग जाएंगे।
यहां क्या बात होती है, ओपन कहना या लोकलाइज्ड कहना, ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज प्लांट के अंदर क्या होते हैं बेटा, मेरिस्टेम होते हैं। क्या होते हैं? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम के कारण ही प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड है, यानी हर प्लांट पार्ट ग्रो नहीं करता। ओपन का मतलब हमेशा होते रहने वाली, कंटिन्यूअस, मतलब प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होगी। जिस भी प्लांट पार्ट में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है सब में मेरिस्टेम होंगे, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये दिया डायग्राम। अगला एनसीईआरटी का, ये 241 पेज, पुरानी वाली एनसीईआरटी 15.2 फिगर, पुरानी 11th एनसीईआरटी देखें जो तुम लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें डायग्राम देके बताते हैं ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। जब प्लांट की ग्रोथ मेरिस्टेम से होती है तो हम कहते हैं मेरिस्टेम आर ऑफ टू टाइप्स। मेरिस्टेम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक जिसे कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरे होते हैं जिसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। हम ना आगे फिर से इन वर्ड से कुछ पढ़ेंगे, इसलिए यहां इनका नाम आता है। ठीक है, अब जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल कौन होता है? इसका एग्जाम्पल होता है एपिकल मेरिस्टेम ऑन शूट एंड रूट। अच्छा, ये याद रखिए, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है क्या कॉज करेगा? प्राइमरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। और सुनो, ये थ्रू आउट द लाइफ काम करेंगे किसी प्लांट में, थ्रू आउट द लाइफ। जब तक कोई एपिकल मेरिस्टेम को तोड़ ना दे तब तक वो पूरे लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। मान ले एक ट्री है, पीपल का पेड़ है मान लो, अब पीपल के पेड़ के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसका साइज बढ़ रहा है, तो कोई पूछ रहा है कौन सी ग्रोथ हो रही है उसमें, तो पहली जो ग्रोथ उसमें हो रही होगी उसका नाम क्या होगा? प्राइमरी। जो थ्रू आउट द लाइफ होगी, यानी वो रुकती नहीं है किसी भी सूरत में, वो हमेशा चलेगी। अब पीपल के पेड़ जैसे ट्रीज के अंदर ही जो सालों तक लगे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज में, उन्हीं में दूसरे फॉर्म की ग्रोथ देखने को मिलती है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। इसके एग्जाम्पल में कौन आता है? इसके एग्जाम्पल में आते हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ज्यादातर लेटरल मेरिस्टेम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम आर
सेकेंडरी मेरिस्टेम, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे। नाम कैसे आया है आगे पढ़ लेंगे, लेकिन जब ऐसा लिखा सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो ये क्या कॉज करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। एंड नंबर 2 बिगिंस एट लेटर स्टेज इन लाइफ, लाइफ में थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होगा, यानी शुरू से नहीं चलता, चालू हुआ फिर रुकेगा नहीं। तो पीपल के पेड़ में कौन सी ग्रोथ हो रही है? प्राइमरी ओनली, गलत। सेकेंडरी ओनली, गलत। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, आंसर है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, दोनों ही होंगी। अब इसमें कोई एग्जाम्पल पूछे कौन है, तो बोलते लेटर मेरिस्टेम का एग्जाम्पल जो होता है ना, वो कौन हो सकता है? वस्कुलर केम्बियम इन शूट एंड रूट। लो, मुझे एक चीज समझ में आई कि लीफ में कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या लीफ लाइफ लॉन्ग ग्रो नहीं करेगी? नहीं करेगी। दोज विच लैक मेरिस्टेम, जिनमें मेरिस्टेम नहीं होता, ऐसे प्लांट ऑर्गन, सच प्लांट ऑर्गन्स शो, उनमें क्या देखने को मिलेगा? डिटर्मिनेट ग्रोथ। उनकी ग्रोथ कैसी होगी? डिटर्मिनेट, मतलब डेफिनाइट। उनकी ग्रोथ डिटर्मिनेट है, याद रखेंगे। नहीं तो बाकी सब तो इनडिटर्मिनेट था ही, जहां पे नहीं है वो वाली बात हुई है। तो
डन है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ग्रोथ अगर होती है तो क्या उसे मेजर कर सकते हैं? आंसर इज यस, ग्रोथ इज मेजरेबल। लेकिन सबसे सही ग्रोथ तब होती है जब इंक्रीज इन साइज हो। तो इंक्रीज इन साइज इज रियलाइजेशन ऑफ ग्रोथ। लेट्स सी फेजेस ऑफ ग्रोथ। जरा फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ते हैं, अपने आप आइडिया लगेगा। ध्यान से सुनो, फेजेस ऑफ ग्रोथ किसके? सेल के। हम जरा फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ते हैं, अपने आप इस बात का आइडिया लग जाता है। हमें फिगर 15.3 दिया है, पेज नंबर वही सेम है 241, 11th एनसीईआरटी का। डायग्राम में दिया हुआ जो भी कुछ है, ये एक और ये उससे आगे अगला। देखो भाई, ये पहली जगह है और ये दूसरी। इन्हीं दोनों पर ध्यान दो, ये जहां हैं वहीं रहेंगे, इन पर कोई असर नहीं आया। इसे ए लिखता हूं तो इसे ई लिखा है, बीच में बी होगा, सी और डी भी होगा। दुनिया जानती है इस बात को। तो ये वाली जगह किसकी कहलाती है? अपेक्स पर मेरिस्टेम। ये वाली जगह कौन सी कहलाती है? मैच्योरेशन। लेकिन बीच में जो एरिया सबसे ज्यादा बढ़ गया वो एरिया किसका होता है? इलोंगेशन। बोलो। तो ग्रोथ के फेजेस हैं 3, डिवाइडिंग फेज, इलोंगेशन फेज और तीसरा मैच्योरेशन। मैं तीनों के नाम लिखता हूं, उसके हिसाब से तुम मुझे बता दो कि किसमें तुम्हें ग्रोथ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। बताओ। इलोंगेशन में। तो सेल की लाइफ में जब ये 3 घटनाएं घट रही हैं तो इनके लिए कुछ खास बात बतानी हो तो क्या कह सकते हो? तो जब इसके बारे में बात हुई कि डिवाइडिंग, इलोंगेशन और मैच्योरिंग वाली बात, जरा इसके बारे में कंपेयर करके सारे पढ़ लेते हैं, डिवाइडिंग में और इन सब में। तो पहला जो मेंशन कर रहे हैं, देखो इधर ध्यान से सुनना। सेल का कैरेक्टर बता, कैसे होते हैं डिवाइडिंग सेल्स? छोटे होते हैं, राइट? वो छोटे होते हैं साइज में। वैक्यूल कैसा होगा? एब्सेंट और स्मॉल, या तो होता नहीं या फिर स्मॉल रहे, ऐसा। क्लियर? और पूछ रहे हैं वैक्यूल, सॉरी वैक्यूल हो चुका, वॉल के बारे में बताओ। वॉल का कैरेक्टर क्या है? तो मैं कहता हूं वॉल कैसी होगी? प्राइमरी वॉल होगी और कैसी होगी? थिन। ठीक है? विद प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ, प्लाज्मोडेस्माटा तो लिविंग सेल का कैरेक्टर है ना। आसपास में खिड़की होगी ताकि झांक सके। इलोंगेशन वाली कंडीशन में क्या हुआ? सेल आर गेटिंग इंक्रीज्ड। मैं कहूंगा एक्सपेंडिंग। सेल क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिंग है। क्लियर? और कह रहे हैं वैक्यूल का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं लिखूंगा इंक्रीज्ड
वैक्यूलाइजेशन, एनसीईआरटी के शब्द बोल रहे हैं। वॉल कैसी? तो जब सेल खींचेगा तो वॉल खींचेगी, वॉल खींचेगी तो लूज हो सकती है। ये ट्विस्टेड सेल्यूलोज के फाइबर्स थे, बीच में गैप आ गया, इस गैप को कि दीवार टूट ना जाए, इस गैप को भरना जरूरी है। तो डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल, वॉल थिक नहीं हो रही है, याद रखें, डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल, नया माल भरना है भैया उसमें, राइट। आगे मैच्योरिंग की बात करते हैं। सेल का नेचर कैसा हो गया? हम कहेंगे दीज आर ग्रोन अप, मतलब सेल बड़े हो चुके हैं और उनका फंक्शन भी फिक्स हो चुका है। ग्रोन अप एंड डिफ्रेंशिएटेड। डिसाइड है वो क्या करेंगे। वॉल, यहां पर हमें क्या मिल सकती है? प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस हो सकती है, अगर जरूरत हो तो हो सकता है प्रोटोप्लाज्म बचे ही नहीं। हो सकता है ऐसे में सेल वॉल कैसी हो जाए? थिक हो जाए, मे बी थिकन। वॉल थिक होगी तो प्रोटोप्लाज्म खत्म होगा, ये तो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर एक्सपेंडिंग वर्ड ना सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे कंक्लूड भी करते ही हैं। मोस्ट ग्रोथ इसी जगह हुई, यहां तो हो चुकी, यहां हो रही थी, यहां ज्यादा हुई है। मोस्ट ग्रोथ एज इलोंगेशन। हाँ, तो साइज में इंक्रीज ग्रोथ का बेस्ट मेजरमेंट हो सकता है। हम भी करेंगे मेजर, हम मना नहीं करते, अभी देखो करने वाले। ग्रोथ रेट उसी को कहेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर ग्रोथ अगेंस्ट टाइम। डन है।
देख, हम कहते हैं ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ये फीचर पीछे नहीं लिखा था, आप ऐड कर सकते हो। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है वो कैसी होगी, मेजरेबल। मैंने क्वांटिटेटिव वर्ड नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा है, परमानेंट इंक्रीज। इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव है। इंक्रीज डिक्रीज जिसे लिखूं तो उसे दो तरीके से पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरेबल, इंक्रीज ऐसा कि जिसे मेजर किया जा सके। तो हम कहते हैं ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव या मेजरेबल, और नॉर्मली हम कहते हैं एट द लेवल ऑफ सेल। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, अगर वो सेलुलर लेवल पर है तो वो प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा। तो वो प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज में आता है सब कुछ। ठीक है, लेकिन सेल के लेवल पर प्रोटोप्लाज्म ना, बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटोप्लाज्म थोड़ा ना नापोगे तुम। हमारे जैसे में या प्लांट में जो मल्टी सेलुलर है, वहां पे प्रोटोप्लाज्म थोड़ा ना नापोगे, कुछ और देखोगे। क्लियर? तो ऐसे में क्या पैरामीटर यूज किए जा सकते हैं? हाउएवर अदर पैरामीटर्स आर यूज्ड टू मेजर ग्रोथ, लाइक। तो ग्रोथ मेजर करने के लिए दूसरे कुछ पैरामीटर यूज कर लिए हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। नंबर ऑफ सेल होगा, या फिर ड्राई वेट बोल सकते हो, फ्रेश वेट लिख सकते हो, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया लिखा जा सकता है। इनमें से कोई भी डिपेंड करेगा कौन सा ऑर्गन पढ़ रहे हो, तो लेंथ ले सकते हैं, एनी, राइट। इंक्रीज इन साइज हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके पास में कई सारी चीजें हैं जो आप एज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ले सकते हैं। लिया हमने कुछ एग्जाम्पल्स इस तरीके से लिए भी हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हम लोगों को, देखें जरा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में उसने एक एग्जाम्पल मुझे दिया है, रूट टिप ऑफ मेज। मुझे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें वो कह रहा है पोलन ट्यूब। मुझे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें लिखूंगा मैं सेल्स ऑफ वाटरमेलन। और दूसरा साइज ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यह बताना है कि इनमें क्या चीजें खास रिकॉर्ड की गई। तो रूट टिप ऑफ मेज पे बोलते हैं 17,500 सेल्स पर आवर ऐड हो गए। नंबर ऑफ सेल हो गया, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल। पोलन ट्यूब के लिए क्या यूज करोगे तुम, लेंथ यूज कर सकता हूं। सेल्स ऑफ वाटरमेलन 3,50,000 टाइम्स एनलार्ज हो गए, ये क्या हो गया, साइज। क्लियर? या एरिया भी बोल सकते थे। यहां पर लीफ के लिए भी क्या वर्ड यूज करूंगा मैं ग्रोथ में, एरिया। तो दैट डिपेंड्स व्हाट ऑर्गन आर यू स्टडिंग या व्हाट स्ट्रक्चर आर यू स्टडिंग, पैरामीटर उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी इधर
इंक्रीज्ड ग्रोथ, इसका भी अपना मीनिंग है, अभी समझ जाओगे। प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, द स्लोप of this graph gives growth rate, उसे हम लोग ग्रोथ रेट बोलेंगे। ग्रोथ रेट इज आइदर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। लो, अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ को पढ़ भी लेते हैं, वो कैसे दिखाएंगे इसको वो देखना। शुरुआत इन दो सेल से होती है, जिनमें से एक ही डिवाइड करना चाहता है, दूसरा नहीं। ऐसे करते करते हर बार दो नए सेल बनते हैं, दो से ज्यादा नहीं बनते। यानी आप ऐसा समझो कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है। जितने सेल इंक्रीज कर रहे हैं दैट नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आया। मीन्स इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इस डायग्राम के बेस पे बहुत आसानी से मैं देख सकता हूं, यहां पे डिवीजन हुआ, ये डिवाइड करा, सिर्फ एक ही सेल डिवाइड कर रहा है, राइट। यहां पर सिर्फ यही सेल डिवाइड कर रहा है, इसके बाद सिर्फ यही सेल डिवाइड कर रहा है।
दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो बाकी सेल क्या कर रहे हैं। तो मैं कह देता हूं बाकी सेल का मन नहीं है डिवाइड करने का, वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे। मैं नहीं करना चाहता डिवाइड, लो नहीं करना चाहते डिवाइड, मत कर, डिफरेंशिएट हो गया। ये तो डिफरेंशिएटेड था ही, डिफरेंशिएटेड था ही। यहां पे बोला कि मैं डिवाइड नहीं करना चाहता, ये भी क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड। धीरे धीरे आप कह रहे हो नंबर ऑफ सेल कैसे होंगे जो डिवाइड कर रहे हैं, कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं होते। लीजिए, दिस इज फर्स्ट केस। दूसरे केस में वो बात करते हैं जहां पे हर सेल डिवाइड करना चाहता है, हर एक सेल डिवाइड करना चाहता है, मतलब जैसे हमने शुरुआत करी भी एक ही सेल से, तो वो डिवाइड करा, डिवाइड करके उसके नंबर डबल हुए, उसके बाद हम कहते हैं कि उसके बाद फिर से नंबर डबल हो गए। मैंने कहा ना हर सेल डिवाइड करना चाह रहा है, अगर हर सेल डिवाइड करना चाहेगा तो इसका मतलब है हर जनरेशन में नंबर ऑफ सेल डबल होते जाएंगे। नंबर ऑफ सेल बढ़ते ही जा रहे हैं, घट ही नहीं रहे। इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, वेयर एवरी सेल इज डिवाइडिंग। ये तो ऐसी बात है जैसे जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। जैसे जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है ना, तो वो वाला कैसा डिवीजन है, एवरी सेल इज डिवाइडिंग। तो नॉट ऑल सेल्स आर डिवाइडिंग, सारे सेल डिवाइड नहीं करते हैं। नंबर दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। इसका मतलब होगा यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट, ये यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट है। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक 2, 4, 6, 8 ऐसे। मैथ में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी। क्लियर, मैथ में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहां पर एवरी सेल डिवाइड्स लाइक जाइगोट एक है, डिवाइड करके उसने क्या बना दिया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने तक बस, उसके आगे नहीं। द ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग, ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रही है। जैसे 2 थे, 4 हो जाएं, अगली बार 8, 8 से 16, ऐसे ही। इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। किसी ने पूछा ये कहां मिल सकता है, तो आप कह सकते हो कि दैट रूट टिप शूट टिप पर ऐसे ही ग्रोथ होती है। रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, वहां पर सारे सेल डिवाइड नहीं करते, मेरिस्टेम के सेल डिवाइड करते रहते हैं। जो नए सेल बनते हैं उनमें से एक हिस्सा डिफ्रेंशिएट करने चले आता है, वो यूनिफॉर्मली ग्रो करते रहेंगे। इसके एग्जाम्पल अभी बताने हैं, रुके। जब इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वो देखिए। ग्राफ फॉर
या ग्राफ एज, यहां पे ग्राफ मिलेगी स्ट्रेट लाइन, या एक्चुअली, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो मैं इसे लिखूंगा t टाइम के बाद नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू एन नॉट इनिशियल सेल प्लस आर टी। आर की मीनिंग आगे लिखूंगा, यानी आर का मतलब यहां पे ग्रोथ रेट है, ठीक है, आर का मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है। इधर समझते हैं, ये सिचुएशन हमेशा नहीं बनी रह सकती। अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ का प्लॉट बनाने की कोशिश करी भी, द प्लॉट अपीयर एज, कैसा दिखाई देगा, तो वो दिखेगा जे के जैसा। ये जे है बेटा, जैसा दिखेगा मैंने वैसा बनाया है, ये इस तरीके से, राइट। इसको लिखा क्या जाता है, जे शेप। जहां मैं लिख भी रहा हूं वेयर इनिशियल फेज का नाम होता है लैग, इज स्लो ग्रोथ, जे दिखाया ना, राइट। तो इनिशियल फेज को उन्होंने लिख दिया स्लो। यहां पे इनको चिंता इस बात की है कि ऐसी ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती, नेचर इस तरीके से ग्रोथ करने ही नहीं देगा। कोई अगर इस तरीके से ग्रोथ करेगा तो भाई बहुत जल्दी वो खत्म भी हो जाएगा। अपनी बहुत सारी उनकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, ग्रोथ करने की सीमाएं हैं भाई। रिसोर्सेज होंगी तो डिवाइड करेंगे ना कंटिन्यूशन में, अगर रिसोर्स नहीं तो इतनी तेजी से डिवीजन नहीं हो सकते। वेयर इनिशियल फेज या लैग इज स्लो ग्रोथ, आगे बता रहा हूं मैं। देन रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ को ही हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंशियल और लैग, सॉरी, लॉग फेज। इसलिए तो जे दिख गया, इसलिए जे बनाए, आगे जे नहीं रहेगा। बना रहा हूं ग्राफ, हम जे शेप बनाएंगे नहीं कर्व में, हम तो एक्चुअल कर्व बनाएंगे जो होता है असली। असली कर्व कैसा होता होगा, सिग्मॉइड। उससे एक एनालिसिस आएगा और एक नया वर्ड आएगा, उसका नाम होता है एफिशिएंसी इंडेक्स।
तो इसका ग्राफ बनाओ सबसे पहले, जिससे हम लोग कह रहे हैं अर्थमेटिक ग्रोथ बनेगी स्ट्रेट लाइन। मैंने बताया भी आपसे, यहां पे बनना स्ट्रेट लाइन ही है। फाइन, हियर आई एम गेटिंग समथिंग जिसको हम लोग यहां पर कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये इधर जो ग्रोथ हुई वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मीनिंग निकालिए, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट इंटरवल्स पर अगर स्लोप को मेजर करोगे तो इट इज गोइंग टू बी सेम। यहां पर स्लोप कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। उसको हम लोग उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म ग्रोथ है। यहां पर मैं ऐसे ही कर रहा हूं, मैं बकायदा लिख देता हूं यहां पे दोनों एंगल के नाम θ1 और θ2। ये θ2 ये θ1, ये दोनों ही एंगल क्या होने चाहिए? बराबर। अगर ये यूनिफॉर्म ग्रोथ है तो यहां पर θ1 और θ2 मस्ट बी सेम, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, द स्लोप इज टू बी लाइक दिस। ये नंबर ऑफ सेल है, ये टाइम टी है। फाइन, ये हो गई एक चीज। उधर ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, हमने ये कहा था कि अगर सिचुएशन बिगड़े, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, द लेटर स्टेज इज, बाद की जो स्टेज होगी वो कैसी होगी? स्टडी। लेटर स्टेज स्टडी फेज होगी। और जब लेटर स्टेज स्टडी फेज होगी तो इसका मतलब है आपके पास कितनी स्टेजेस आ गई? 3। ओके, आपके पास कितनी स्टेजेस आ जाएंगी? 3। फॉर्मिंग, इसके कारण जो बना वो कैसा हो गया? एस और सिग्मोइड, एस या सिग्मोइड कर्व है। सुन लो भैया, ऐसा है, ये ज्योमेट्रिक का ग्रोथ कर्व नहीं है, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ कर्व है, क्योंकि ये मोर रियलिस्टिक है। समझे? वो तो सिग्मोइड उसकी, सॉरी, ज्योमेट्रिक उसका केवल एक फेज होता है। दिस इज मोर रियलिस्टिक ग्रोथ। सिग्मोइड जो है मोर रियलिस्टिक ग्रोथ है फॉर सेल्स इन मीडियम, जब सेल को मीडियम में रखा हो तब, कॉमा एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। अरे ऑर्गेनिज्म क्या, उसकी पॉपुलेशन में भी ग्रोथ कैसी होती है? सिग्मोइड ही होती है। पॉपुलेशन की भी ग्रोथ कैसी मिलेगी? सिग्मोइड। बहुत जरूरी चीज है, याद रखें। चलिए कर बना देता हूं। ये पहला वैसे ही जे बनाया और ये बना दिया स्टडी फेज। सबके नाम लिख दो। यहां पर होगा लैग, ये होगा लॉग, या इसी को बोलोगे एक्सपोनेंशियल। और ऊपर होगा, इसे कहेंगे स्टडी। ये स्टडी फेस है। मैं लाइन लिख चुका हूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता चुका हूं, मोर रियलिस्टिक है, इस कारण से इसी का नाम पड़ गया एब्सोल्यूट ग्रोथ। इसको हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं, असली यही है।
और इसके लिए फिर इक्वेशन, यहां तो स्ट्रेट लाइन है तो मैं लिखूंगा टी टाइम के बाद इट इज एन नॉट प्लस आर टी, जबकि इसके लिए लिखेंगे एक्सपोनेंशियल से आई है एन टी एन नॉट ई की पावर आर टी। एब्सोल्यूट ग्रोथ का डायग्राम देख कैसी ग्रोथ है। तो अगर ऑर्गेनिज्म को क्राइटेरिया ले लूं, किसको, ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट को, तो क्या उसकी ग्रोथ हमेशा एक जैसी है? पहले उसकी ग्रोथ कम, फिर एक एज में आके तेज, और उसके बाद वापस जाके क्या हो गई, कम। ग्रोथ रेट कम हुआ है, ग्रोथ बंद नहीं हुई है, ग्रोथ रेट बदल गया। growth rate is not same throughout the period of growth। पूरे पीरियड ऑफ ग्रोथ में वो एक बराबर नहीं रहता। ग्रोथ रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एज, सच है लेकिन अधूरा। हम कहेंगे ग्रोथ रेट डिक्रीजेस विद सेनेसेंस, सेनेसेंस के साथ घटता है। यानी अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं जिसे कहता हूं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कर्व, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होगा डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी कर्व इज बेल शेप्ड, वो बेल शेप आएगा। बना के देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो आएगा जो ऊपर बात लिखी है उसके अकॉर्डिंगली, कि पहले ग्रोथ रेट कम है, उसके बाद बढ़ रहा है, और वापस क्या हो गया, कम हो गया। दिस इज रिमेंबर डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, ये एन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस जगह पर ग्रोथ रेट मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट है, मतलब ऑर्गेनिज्म अपने पीक पर होगा इस समय। यहां ग्रोथ रेट कम है, इंक्रीज हुआ और वापस डिक्रीज। देख एज के साथ ग्रोथ रेट बढ़ा, एज के साथ कम हो गया। मैंने कहा था ना एज के साथ ग्रोथ रेट डिक्रीज होता है, आधी बात है। ग्रोथ इंक्रीज इन एज के साथ ग्रोथ रेट बढ़ भी तो रहा था। सेनेसेंस के साथ घटता है तो वो ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है ना वो, ठीक है।
अब ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? कम, डिक्रीजिंग। टाइम बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट क्या हो रही है? कम, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट। या फिर यहां का इंडिविजुअल कैसा है? ओल्डर एज, ऐसे लिखोगे और कहोगे डिक्रीज्ड आर। आर क्या है? डिक्रीज हो गया है। तब वो कहते हैं कि आर के लिए नए नए वर्ड हैं। आर हमेशा सेम नहीं है, आर के लिए अलग अलग मीनिंग लिए जाते हैं, कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या लिखता हूं यहां पर? आर अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है तब के केसेस में डिक्रीज्ड आर, आर डिक्रीज हो गया। बाद में जाके इसी को चेंज किया, एफ आर इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब आर को क्या बोलेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट। किससे कंपेयर करना उसको? भैया यंगर से कंपेयर करना। यंगर में क्या है? इंक्रीजिंग आर, ओल्डर में क्या है? डिक्रीजिंग आर। यहां से कंपेयर करूंगा ना, जब कंपेयर करके आर को पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट। यहां यूनिट टाइम में जितनी ग्रोथ हुई उसको यहां के यूनिट टाइम से जब कंपेयर करो तो उसे क्या बोलोगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट। मान ले एक पौधा है, उसको सारे रिसोर्स एक बराबर मिलेंगे। अब एक पत्ती, दूसरी पत्ती, ये नीचे है बड़ी पत्ती, ऊपर है छोटी पत्ती, दोनों को एक बराबर फैक्टर मिले, दोनों का लीफ का साइज एक बराबर इंक्रीज होगा, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम है। लेकिन ये यंग है, ये ज्यादा ग्रो कर सकती है, ये ओल्डर है, कम ग्रो कर पाएगी। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ओल्डर में कैसा होता है? कम। इसे हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी इंडेक्स। तो अगर कोई कहे क्या डिक्रीज हो रहा है यहां की तरफ, तो करेक्ट वर्ड है एफिशिएंसी इंडेक्स। कंटेक्स्ट वाली बात है, ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। एनसीईआरटी का अगला डायग्राम है जिसके ऊपर हम लोगों को कंपैरिजन करना है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में आएगा वो। डन। पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ रेट लिख सकते हैं आप।